हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल और अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद अहमद काज़मी, लेकर आया हूं आपका पसंदीदा कार्यक्रम आपके रूबरू। आज का ये कार्यक्रम जरा मुख्तलिफ है। मुख्तलिफ इसलिए कि आज पूरा देश और इंसानियत एक गम में है। वो ये कि जिस तरह से जम्मू कश्मीर में पहलगाम में एक बड़ा आतंकी हमला हुआ, जिसमें कम से कम 26 लोग मारे गए हैं, इनमें 2 विदेशी भी बताए जाते हैं। उसके बाद जिस तरह से मोदी जी 2 दिन के दौरे पर सऊदी अरब गए थे, उन्होंने अपना दौरा छोटा किया और वो आज सुबह पहुंच गए। दिल्ली एयरपोर्ट पर पहुंचते ही उन्होंने सब अहम लोगों को, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर और दूसरे अहम लोगों से मुलाकात की। उधर होम मिनिस्टर अमित शाह जी पहुंच गए पहलगाम और हालात का जायजा लिया। लेकिन ये तो रही सामने की खबरें। हमारी आज कोशिश होगी, हमारी बातचीत हो रही है शमसुल इस्लाम साहब से, जो दिल्ली यूनिवर्सिटी में पॉलिटिकल साइंस के प्रोफेसर रह चुके हैं, बहुत ही जाने माने राइटर हैं और सोशल एक्टिविस्ट हैं। उन्हें आप अब से पहले हमारे चैनल पर, दूसरे चैनल्स पर भी बहुत बार देख चुके होंगे, सुन चुके होंगे। उनकी हर बात रिसर्च की बुनियाद पर होती है और बहुत सोच समझ के, बिल्कुल बैलेंस लेकिन सच्चाई उसमें बयान करते हैं वो। आज हम शमसुल इस्लाम साहब से एक तो इस सिलसिले में बात करेंगे कि आखिर ये वाकया क्यों हुआ, कैसे हुआ, कौन इसके पीछे है और उसके पीछे की कहानी क्या कुछ हो सकती है, वो हम समझेंगे। उसके अलावा भारत का जो गाजा में कत्लेआम हुआ है फिलिस्तीनियों का, वहां क्या रोल रहा है, वो क्या ये दोनों चीजें एक दूसरे से कहीं जुड़ी हुई हैं, ये भी हम समझने की कोशिश करेंगे। शमसुल इस्लाम साहब, वेलकम है आपका। मीडिया स्टार वर्ल्ड को आप वक्त दे देते हैं, उसके लिए जी। बहुत बहुत शुक्रिया। क्या कहते हैं आज के इस बहुत ही घिनौने, जो जो कुछ हुआ, जो कुछ पूरा देश अखबार में पढ़ रहा है, कैसे देख रहे हैं आप इस वाकई? काज़मी जी और सुनने वाले दोस्तों, बहुत ही शर्मनाक, बहुत ही दर्दनाक वक्त है हमारे देश के लिए, इंसानियत के लिए। हमने करबला तो नहीं देखी, उसके बारे में सुना है। ये आप आप अगर मेरी बात को समझना चाहते हैं तो मैं यही कहूंगा कि हमने कल पहलगाम के पास में एक वादी में एक करबला होते देखी। अगर आप में जरा सी भी इंसानियत है और आप इंसान है तो मैं सोचता हूं कि सारी रात सोए नहीं होंगे। मैं भी नहीं सो पाया। अगर आग झपकी भी तो वही कत्ल की तस्वीरें जो कल से घूम रही हैं। किस तरह से खबरें कि लोगों को नंगा करके उनकी पहचान करके उनको मारा गया, उनको मर्दों को चुन चुन कर उनका मजहब जानकर कि वो हिंदू हैं तो उनको मारा गया। और जब उनकी बीवियों ने कहा कि हमें भी मार दो, कहा कि नहीं, तुम्हें नहीं मारेंगे, तुम्हें नहीं मारेंगे। और जाकर मोदी से कह देना। तो मोदी से जो कहने को कहा, इस पर हम जरा सा बाद में बात करेंगे। लेकिन बात यह है कि ये देश कहाँ पहुंच गया। और वो देश, वो हमारे देश का इलाका जम्मू कश्मीर, जिसके बारे में मोदी से लेके अमित शाह और वहां का जो गवर्नर है, जो अमित शाह और मोदी जी की खास पसंद है, सिन्हा, वो कि सब नॉर्मल हो गया, सब नॉर्मल हो गया। वो क्या नॉर्मल हुआ है वो आपके सामने है। और ये पाकिस्तानी आतंकवादियों ने इसको अंजाम दिया। लेकिन उसमें हमारी अपनी सरकार की भी नाअहली, ना समझी, और जो उनकी हर चीज को पर्दा डाल देने का कि सब शानदार हो रहा है, सब बढ़िया हो रहा है, इतने टूरिस्ट आ रहे हैं, 4 करोड़ टूरिस्ट आ गए, 5 करोड़ टूरिस्ट आ गए। तो उन्होंने किस तरह से मौका दिया पाकिस्तानी टेररिस्ट को। लेकिन जरा सा हम पहले ये किन लोगों ने अंजाम दिया है इसको समझ लें। लश्कर तैयबा की एक तंजीम है जो अपने आप को रेसिस्टेंस फोर्स कहती है, यानी प्रतिरोध, जुल्म के खिलाफ लड़ने वाली सेना। ये लश्कर तैयबा का जो मतलब नहीं समझते, मैं उनको बता दूं कि लश्कर तैयबा का मतलब होता है नेक रास्ते पर चलने वाली सेना, सदाचारी सदाचारी सेना। यानी इन जलील लोगों को
अपना काम करने के लिए देखिए नाम इन्होंने क्या चुना है, और ये कैसे जन्मा, कैसे पैदा हुआ, इसको समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। तभी आप आज के सऊदी अरब से, आज का जो वेस्ट है उसके साथ इनके संबंध पता लगेंगे, जिसके इस देश के आम लोग शिकार हो रहे हैं, अपनी जिनका कोई लेना देना नहीं है हिंदू मुसलमान से, उसका शिकार हो रहा है। और ये भी मैं आपको बता दूं कि दो मुसलमान भी शहीद हुए। मैं ये जो सारे लोग जिनको हम मारे जा रहे कह रहे हैं, किलिंग कह रहे हैं, वो सारे शहीद हैं। वो इस बारे में किसी को कोई शुबा नहीं होना चाहिए। तो ये कौन लोग हैं? ये हाफिज सईद ने इसको 1985-1986 के अंदर बनाया था, काज़मी जी। और इसको जो फाइनेंसर था वो उसामा बिन लादेन था, जो सऊदी अरब की रूलिंग फैमिली से ताल्लुक रखता था। उसामा बिन लादेन वो है जिसको CIA ने अफगानिस्तान भेजा था, उसको सैकड़ों ट्रक्स के साथ, जिसपे सऊदी अरब का नंबर था नंबर प्लेट पर, वो सैकड़ों हवाई जहाजों से, हेलीकॉप्टर से उतारे थे। और उसको कहा था कि तुमने कम्युनिस्टों के खिलाफ, तुमने तालिबान को उनके हाथ से किताब और कुरान लेकर तुमने इनके हाथ में हथियार देने, और वो फिर तालिबान के नाम से उन्होंने दुनिया के साथ जो किया और अफगानिस्तान के साथ जो किया वो हमारे सामने। ये वो तंजीम है जो सऊदी पैसे से बनी। ये वो तंजीम है जो पेड एजेंट्स हैं सऊदी अरब के। और सऊदी अरब ने कभी भी माफी नहीं मांगी कि हमने ये गलती की है। उसामा बिन लादेन को लेकर कभी भी सऊदी अरब ने सफाई नहीं दी। उसामा बिन लादेन ने जो कुछ किया, उसामा बिन लादेन ने गैर मुसलमानों के साथ जो किया, मुसलमानों के साथ जो किया, उसकी जो दास्तान है वो कभी भी रोंगटे खड़ी कर देने वाली दास्तान, उसको कभी बुलाया नहीं जा सकता है। और मोदी जी अभी वहां थे। मोदी जी हमारे देश के अंदर मस्जिदों में लाउड स्पीकर नहीं लगाने देते हैं। बहुत आवाज बहुत परेशान करे तो नहीं भी होना चाहिए, ठीक है, वो उतरवा दीजिए धार्मिक सदस्य। लेकिन आप जहां मिलने गए थे वहां ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह जो उनके झंडे पर लिखा है, उसके नीचे तलवार है। उन्होंने कभी जाकर सऊदी अरब के उसको नहीं कहा कि भाई कम से कम यार अपना झंडा तो बदल लो, तलवार तो हटा दो। और अपने आप को जो सऊदी अरब को बहुत प्यार करने वाले के वो हरमैन शरीफ के वो रखवाले हैं, उनको भी कभी नहीं कहा कि यार अपना झंडा तो बदल लो। ये तलवार का जमाना नहीं है, ये इंसानियत का प्यार का जमाना है। लेकिन सऊदी अरब तो तानाशाही है। और ये जो संगठन है लश्कर तैयबा, इसका ये उस सेक्ट से है, उस इस्लामी सेक्ट से है जो सऊदी अरब की जो रूलिंग क्लास है उसी सेक्ट से है। वो सारी दुनिया के अंदर जो जिहादी इस्लाम है उसको फैलाने में सऊदी अरब ने पूरी हिस्सेदारी की है। और आज वो हमारे मोदी जी को कल उन्होंने बताया कि हम आपके साथ हैं। अरे मैं उसी पर आने वाला था शमसुल इस्लाम साहब के। पहला ही दिन था कल जब सऊदी अरब पहुंचे थे, 2 दिन उन्हें रहना था मोदी जी को वहां। और फिर ये खबर भी बहुत ही जोरदार अंदाज में दी गई कि मोहम्मद बिन सलमान ने ऑफर की है मदद, कि हम भारत की आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में मदद कर सकते हैं। तो क्या आतंकी भी वही भेजे, मदद भी वही भेजे? इसके ताल्लुक देखिए, सऊदी अरब जब हम कहते हैं तो आज बहुत साफ नजर आ चुका है, जिस तरह से गाजा में कत्लेआम के साथ में इजराइल के साथ सऊदी अरब खड़ा है, जिस तरह से रेड सी को अगर हूथियों ने बंद किया तो यहाँ जमीनी रास्ता उनको दिया सऊदी अरब, UAE और जॉर्डन ने, वो आज भी ट्रकों से सप्लाई जा रही है। तो क्या आतंकी भेजने वाले भी वही, आतंकियों के खिलाफ आतंकवाद, जिहादी इस्लाम फैलाने वाले वही, जिहादी इस्लाम से लड़ने के लिए मोदी साहब को मदद का ऑफर करने वाले भी वही। हम इस पर जरा बाद में आएंगे। जरा सा हम जो ये शहीद हुए हैं उनके साथ क्या हुआ, बिल्कुल हम उसको जरा सा बताइए जी। और ये यानी दुनिया में किसी ने भी कभी भी सऊदी अरब से सवाल किया, जो कह रहे हैं कि ये सऊदी अरब बहुत बड़ी ताकत है, सऊदी अरब में बहुत पैसा है। आप जानते हैं ये वहां क्यों गए हैं? ये अंबानी के लिए गए, अडानी के लिए गए हैं, उनको तेल की सप्लाई लगातार होने के लिए। और सऊदी अरब जाने और बहुत जरूरी नहीं है कि अडानी अंबानी को तेल मिले और भारत के लोगों का कोई फायदा हो जाए। अब से पहले रूस से तेल खरीदा गया था, वो भी तीसरे मुल्कों में बेचा गया है।
सिर्फ माल जी जी। पैसा कमाने के लिए इनको मौका देने की बात। नहीं, ये तो आप जानते हैं ना, और सुनने वाले भी जानते हैं कि अंबानी का जो बहुत बड़ा सप्लायर है वो सऊदी अरब है। जी जी जो बिल्कुल। क्रिकेट मैच, अमित शाह का बेटा जो क्रिकेट चलाता है इंडिया की, उसका जो सबसे बड़ा स्पॉन्सर है, सबसे बड़ा एडवर्टाइजर है, वो कौन है? आरामको। बिल्कुल किसी बिल्कुल भी क्रिकेट मैच में देख लीजिए, सारे के सारे नीचे के सारे बैनर जो आरामको, आरामको क्या है? बिल्कुल बिल्कुल। आरामको सऊदी अरब की, दुनिया की, सऊदी अरब की प्योर सऊदी अरब की कंपनी है। और आरामको वो कंपनी है जिसका पैसा अंबानी अडानी में भी लगा हुआ है, उनकी रिफाइनरीज में लगा हुआ है। जी 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 जी। तो मोदी जी ने उनसे नहीं पूछा। अच्छा, दूसरी बात यह कि उन्होंने तो नहीं पूछा, लेकिन हमारी हम लोगों ने किस तरह से जो जड़ है, जो सोर्स है टेररिज्म का, उसको नहीं पकड़ा। अगर हमने कभी भी सऊदी अरब से नहीं पूछा उसामा बिन लादेन कैसे पैदा हो गया आपके यहाँ, उसामा बिन लादेन को मैं आपसे बता रहा हूं कि सीआईए की रिपोर्ट उस जमाने की पढ़ लीजिए कि कितने सैकड़ों ट्रक, मिलिट्री के ट्रक सऊदी अरब के नंबर प्लेट से पिशावर के अंदर उतारे गए थे। और मैं आपसे निवेदन करूंगा कि मेरा एक आर्टिकल हिंदू का जरूर देख ले, क्रिएशन ऑफ उसामा। ये आपको नेट पर मिल जाएगा, सारा सीआईए की डॉक्यूमेंट से है वो। तो आपने टेररिज्म पैदा किया, आपने तैयबा पैदा किया, तैयबा ने एक और रेजिस्टेंस पैदा कर दी। और इनको हमारे देश के बहुत सारे नेता कह रहे हैं वो वहशी हैं। अरे वहशी भी ऐसा नहीं करते हैं। वहशी कहां करते हैं ऐसा? वहशी तो अगर किसी को मारते हैं, जंगली जानवर किसी को मारते हैं, खाने के बाद जब तक पेट भरा रहता है 2 दिन किसी को नहीं मारते, किसी जानवर को। ये कौन ऐसा करेगा? कौन ऐसा करेगा? और ये कहते हैं कि हम खुदा के रास्ते पर हैं, हम नेक रास्ते पर हैं। अरे साहब मैं तो बिल्कुल कहता हूं बिल्कुल उसी तरह से कत्लेआम हम सीरिया में देख रहे हैं। ये वही नजरिया है, वही नजरिया जो सऊदी ब्रांड ऑफ इस्लाम है, वो सारे जितने भी आतंकी ग्रुप्स हैं उनसे जुड़े हुए हैं। चाहे अल शबाब हो नॉर्थ अफ्रीका में, चाहे ये ओसामा बिन लादेन एंड कंपनी, और सारे अक्सर वही लोग हैं। और वो इस्लाम का नाम बिल्कुल वहशी के तौर पर पहचान बनाने का काम करते हैं और मौका फराहम करते हैं ताकि इजराइल और अमेरिका ये हथियार भी ज्यादा बेच सकें और मुल्कों में और ज्यादा खलफिशार पैदा हो। जी आप अपनी बात जाइए। जी, और ये शिया सुन्नी करते हैं। जी जी ये जो सलाफी और जो हदीस को मानने वाले अपने आप को कहते हैं, ये किसी दूसरे को मुसलमान मानते ही नहीं है। जी जी जी। इन्होंने पाकिस्तान का जो हाल किया है वो हमारे सामने है कि पाकिस्तान एक स्टेट के तौर पर, एक सोसाइटी के तौर पर कब का खत्म हो चुका। बंगाली मुसलमानों ने परेशान होकर 1971 में लाखों लोगों की कुर्बानी करके वो अपने आप को इनके चुंगल से को मुक्त कराया उन्होंने। तो ये किसके सगे हैं उसको हम समझ सकते हैं। अच्छा, एक 2-3 चीजें बहुत अहम है जानने की काज़मी जी, कि ये अचानक हो गया, ये बिल्कुल झूठ है। ये बिल्कुल झूठ है। 4 दिन पहले जनरल मुनीर, जो वहां का चीफ है पाकिस्तानी सेना का, और हम जानते हैं कि पाकिस्तानी सेना की जो चीफ होता है उसकी हैसियत वहां के प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर से बहुत ज्यादा होती है। उसका पाकिस्तान का जो प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर था उससे बड़ा घर होता है उनका, उससे बड़ी सिक्योरिटी होती है। और उसका पेंटागन से ताल्लुक बहुत नजदीक होता है अमेरिकी डिफेंस मिनिस्ट्री से। जी, वो पेंटागन की मर्जी से ही बनता है, वो सऊदी अरब की मर्जी से ही बनता है। अच्छा, एक चीज मैं आपने याद करा दिया, बहुत अच्छा। आज हमारी बीजेपी सरकार कह रही है कि पाकिस्तान के जरिए कराया जा रहा है, और कराया जा रहा होगा, क्योंकि इनका सारा ये क्रिमिनल्स जो है, जो अपने आप को इस्लामिस्ट कहते हैं, ये क्रिमिनल्स, ये हत्यारे, बलात्कारी, ये जो हैं, ये सारे के सारे वहीं पर बेस्ड हैं। पूरा मैं कह रहा हूं पिछले 2 साल के अंदर सऊदी अरब ने कितना $1 बिलियन पाकिस्तानी सरकार को, पाकिस्तानी राज्य को जिंदा रखने के लिए दिए हैं, उसका तो हिसाब कर लो। मोदी जी तो पूछ लेते, मोदी जी ने जो कल वहां से आए पूछ लेते कि भाई आप पाकिस्तान को पैसा देना बंद करो, उस पैसे से देखिए हमारे साथ क्या किया जा रहा है। लेकिन मोदी जी को भी क्योंकि हिंदू मुसलमान कराना है तो ये सब चलेगा। ये मुनीर ने जो कहा जरा सा सुन लीजिए, और हमारे पास वक्त कम है इसलिए बहुत जल्दी हम करेंगे। मुनीर ने कहा कि ये 5 दिन पहले की बात है,
हमारा धर्म अलग है, हमारे रीति रिवाज अलग हैं, हमारी परंपराएं अलग हैं, हमारे विचार अलग हैं, हमारी महत्वाकांक्षा अलग है। यहीं पर दो राष्ट्र सिद्धांत की नींव रखी गई थी। हम दो राष्ट्र हैं, हम एक राष्ट्र नहीं है। और कश्मीर हमारे लिए, और कश्मीर इसलिए क्योंकि सोचते सिर्फ वहां मुसलमान रहते हैं और कश्मीर में सिर्फ मुसलमान नहीं रहते हैं। ये हमारी शहर अग है, यानी हमारी ये शहर अग है और इसके लिए हम कुछ भी कर सकते हैं। अच्छा, अब जरा सा मैं मेरे प्यारे दोस्तों, जो हमारी बहुत सारी चीजें जिनको पसंद नहीं आती, मैं आपसे ये कह रहा हूं कि ये जो लफ्ज बोले जनरल मुनीर ने, उर्दू में बोले, उसका अंग्रेजी तर्जुमा आया, उसका मैंने हिंदी तर्जुमा किया है। फिर सुना रहा हूं, हमने हिंदुस्तान को छोड़ेंगे नहीं, क्योंकि हमारा धर्म अलग है, हमारे रीति रिवाज अलग है, हमारी परंपराएं अलग है, हमारे विचार अलग है, हमारी महत्वाकांक्षा अलग है, यानी हमारे सपने अलग हैं। यहीं पर दो राष्ट्र सिद्धांत की नींव रखी गई, टू नेशन थियरी की नींव रखी गई। हम दो राष्ट्र हैं, हम एक राष्ट्र नहीं है। यही तो सावरकर कह रहा है, यही तो गोलवलकर ने कहा, यही तो हेडगेवार ने कहा, यही तो मोदी कहते हैं, यही तो अमित शाह कहते हैं, यही तो आज का जो आरएसएस का चीफ है वो कहता है हिंदू और मुसलमान दो राष्ट्र हैं। तो आप बोलिए ना, आपने मुनीर के खिलाफ क्यों नहीं बोला कि तुम झूठ बोल रहे हो, हिंदू मुसलमान एक राष्ट्र है, चुप रहे इस पर। इसका मतलब है पाकिस्तान जो हमारे देश के साथ करना चाहता है, हम भी उसकी दुखती रग पर नहीं हाथ रखना चाहते हैं कि तुम झूठ बोल रहे हो। अच्छा, अब जरा सा आ जाइए कि ये जो हमारे जो विक्टिम्स हैं, इनके साथ जो कुछ हुआ और बहुत बुरा हुआ। मैं आपको बता चुका हूं कि ये करबला हमने देखी नहीं, करबला के बारे में सिर्फ सुना है, करबला की तस्वीरें भी हमने नहीं देखी, तस्वीर होती नहीं थी तब। और हमने तो जो तस्वीरें देखी हैं, वो तस्वीरें जो हैं वो एक करबला की ही याद दिलाती हैं। ये उन 2025 की करबला है और इसके अंदर जो शिकार होने वाले मासूम नेहते जो खुशियां मनाने आए हुए थे, कितने नए जोड़े उनकी बीवियों के सामने, अभी मैं तो हाथ की मेहंदी भी नहीं उतरी है जिनके शौहरों को आपने शहीद कर दिया है। और वो भीख मांगती रही कि हमें छोड़ दो। और उसके बाद एक महिला है कर्नाटका की, उन्होंने तो कहा कि मुझे भी मार दो, अगर तुमने मेरे बेटे को भी मार दो, मुझे भी मार दो, तो मैं बचकर क्या करूं। उसने कहा, हत्यारे ने कहा, ये जो इस्लामिस्ट क्रिमिनल है, उसने कहा कि नहीं, मोदी से कह देना हम तुमको नहीं मारेंगे, उनको, तुम्हारे मर्द को मारेंगे। अच्छा, लेकिन उस औरत का देखिए, उस औरत ने क्या कहा। और ये भी सच है कि बहुत बड़ी तादाद में लोकल मुसलमान उनको बचाने आ गए, बहुत बड़ी तादाद में। इस महिला ने जो जवाब दिया है वो जरा सुन लीजिए। Amidst the shock, पल्लवी said, पल्लवी उस महिला का नाम है जिन्होंने कहा मुझे भी मार दो। 3 local residents chanting Bismillah, Bismillah escorted her and her son back from mini Switzerland to Pahalgam. मुसलमान क्या करते हैं, कोई भी अच्छा काम करने से पहले बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह करते हैं। तो उन्होंने कहा कि नहीं, बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह, आइए हम आपकी मदद करेंगे। और करते हुए उनके और उनके बेटे को निकालकर पहलगाम लेकर आए। जब हम लोग फंसे हुए थे, हम लोग इस तबाही का सामना कर रहे थे, ये तीनों लोकल आदमी थे जिन्हें मैं अपना भाई कहूंगी। मैं अपना भाई, जिस औरत ने अपना शोहर खो दिया, हिंदू औरत है, और उसके पति को हिंदू मानकर, हिंदू देखकर उसको मारा गया। बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह करते हुए वो हमारी मदद के लिए आए और वो गाड़ी तक लेकर आए। एक आदमी ने तो, जो जाहिर है मुसलमान था, मेरे बच्चे को उठाकर, क्योंकि वहां बहुत पैदल चलना पड़ता था, उनको लेकर आया, उनको लेकर आया। अच्छा, इस तरह के और भी किस्से हैं, किस तरह से लोगों ने किया है। लेकिन हमारी सरकार क्या कर रही थी, जरा उसको भी हम समझ लें। हमारी सरकार ये कर रही थी, काज़मी जी, कह दिया था वैली नॉर्मल है, सब कुछ बहुत बढ़िया है, नॉर्मल हो गया है। ये जो हमारा जो गवर्नर है वहां का, ये तो हमेशा क्या क्या कहता था, जरा सुन लीजिए, कि वहां जो टूरिज्म चल रहा है उसका मतलब है कि सामान्य स्थिति हो गई है। ये जो है, ये अप्रैल 19 को कहा उसने, यानी 3 दिन पहले कहा कि जम्मू कश्मीर में अब अमन है, चैन है और शांति है। टूरिज्म जो है, टूरिज्म ने सारे मसले को हल कर दिया है। और उससे थोड़े दिन पहले जो अब्दुल्ला साहब, ये जो अब चीफ मिनिस्टर हैं,
उन्होंने जो चेतावनी दी थी जरा उसको भी सुन लीजिए, लेकिन उसको सुना नहीं गया। उसको तो आप सरकार नहीं चलाने दे रहे हैं। पर्यटन का मतलब स्थिति का सामान्य होना नहीं है, ये आर्थिक गतिविधि का बैरोमीटर है, ये इकोनॉमिक एक्टिविटी का बैरोमीटर है। सामान्यता का मतलब है भय का अभाव, डर का खात्मा, आतंक का अभाव, टेरर का अभाव, आतंकवादियों की इच्छा अनुसार हमला करने की अक्षमता, लोकतांत्रिक शासन की उपस्थिति, और आप जिस भी पैमाने का इस्तेमाल करना चाहें, कश्मीर आज सामान्य से बहुत दूर है। उमर अब्दुल्ला ये कह चुके थे, हाँ। लेकिन आपको ये है कि आप ये सब किए जा रहे हैं, अच्छा, दूसरी बात मैं जो ठहरा रहा हूं, और पुलवामा के बाद भी मैंने सबूत पेश किए थे कि मोदी सरकार जिम्मेदार है। ये कल ये महिला हैं एनडीटीवी हिंदी की, उन्होंने सबसे पहले स्टोरी ब्रेक की थी, कुलपति, विधि कुलपति का कल का आप स्टोरी देखिए। आज वो मौजूद है, आज अभी तक हटाई नहीं गई है। उसमें मुकेश सेंगर जो उनके बड़े पत्रकार हैं, बहुत ईमानदार, बहुत मेहनत करते हैं, उन्होंने कहा कि 1 से 7 तारीख तक इंटेलिजेंस वालों ने उन्हें बताया कि 1 से 7 अप्रैल तक सारे होटलों की रैकी की थी आतंकवादियों ने, इन इस्लामिस्ट ने रैकी की थी, सारा डेटा जमा किया था। इंटेलिजेंस वाले इस कत्लेआम के बाद बता रहे हैं सेंगर साहब को आपने क्या किया, और उसके बाद आप शर्म से सर डूब जाए। शर्म से जो है मुझे लग रहा है कि जिंदा रहने लायक हम फिर भी बचेंगे, क्योंकि इंसान अभी तक जिंदा है, जिंदा होने पर शर्मिंदा है। इसमें ब्रिगेडियर संदीप थापर थे, कश्मीर में पोस्टिंग रही है, और उनका बेटा वहां आर्मी के अंदर पोस्टेड है। जरा सुन लीजिए, वो उन्होंने कहा कि देखिए ये अलग तलग से घटना नहीं है, मैं कई चीजों को जोड़ूंगा, और उनका हिंदी का शब्द ब शब्द, वर्ड टू वर्ड मैं आपको पढ़कर सुना। उन्होंने हिंदी में बोला ये, मेरा बेटा इस टाइम वैली में पोस्टेड है, ऐसे ही इलाके में। उसने व्हाट्सएप पर अपनी एक फोटो अपलोड की, अकेला घूम रहा था। मैंने कहा, सन बेटे बिना कैसे सिक्योरिटी के कैसे घूम रहे हो? उसने कहा, यहां हालात बहुत अच्छे हैं। यह इंप्रेशन बैठ गया था। देश में तबाही मच रही है, देश में रेप हो रहे हैं, देश में महंगाई हो रही है, मोदी जी के लिए, अमित शाह के लिए सब नॉर्मल है। दुनिया की महाशक्ति बनने जा रही है। ये जस्टिस ब्रिगेडियर कह रहे हैं जनाब, ये शमसुल इस्लाम या काज़मी नहीं कह रहे हैं। जस्टिस आप उसको सुन लीजिए जाकर। और अगर दुनिया में कहीं पर भी ऐसा होता तो सबसे पहले अमित शाह और मोदी का इस्तीफा हो जाता। अच्छा, मैं एक आखिरी बात यहां पर ये कहूंगा कि आप जरा सा देखिए, ये जो पाकिस्तान के इस्लामिस्ट हैं काज़मी जी, जब भी मोदी साहब मुश्किल में फंसे होते हैं वो आ जाते हैं इनकी मदद करने के लिए। जैसे ये उनके पेरोल पर है पार्लियामेंट अटैक। मैं फजूल की ये चाय खाने की बात नहीं कर रहा हूं। पार्लियामेंट अटैक के अंदर अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार है, अडवाणी साहब होम मिनिस्टर है। क्या होता है कि वो एक नया बिल ला रहे हैं, पोटा ला रहे हैं। पोटा राज्यसभा रद्द कर देती है, यानी कांग्रेस ने जो टेरर लॉज बनाए थे उनको और मजबूत करने के लिए वो ला रहे थे। उससे पहले पोटो और टाडा थे, ला रहे थे, राज्यसभा में रद्द हो गया। इसी बीच में हमारी पार्लियामेंट पर हमला हो गया। यही पूरा सऊदी अरब से फाइनेंस किए हुए लोग, और हमारे कितने लोग मारे गए? हमारे 8 से ज्यादा लोग मारे गए उसके अंदर जी। 6 पुलिस के लोग और 2 पार्लियामेंट सिक्योरिटी के मारे गए, शहीद हुए। और अगले हफ्ते वो बिल पास हो गया। टाडा जो था, यानी सरकार की मदद करने पहुंच गए, और वो कानून चूंकि टेररिज्म से रिलेटेड था, तो एक टेरर एक्टिविटी हो जाए तो वो बहुत अच्छा हो जाएगा। सरकार आपने कहा आ जाइए, मेरे पास कोई सबूत नहीं है, लेकिन न्यायपालिका में भी सर्कमस्टेंशियल एविडेंस होता है। अच्छा, दूसरा आ लीजिए, ये अकेली घटना नहीं है। पुलवामा 14 फरवरी 2019 को हुआ। हाँ जी, मोदी जी बहुत बुरी हालत के अंदर हैं। कई राज्यों में सरकारें वो हार चुके हैं, बीजेपी सरकारें हार चुकी है। और नोटबंदी, किसानों के साथ जो कुछ हो रहा है,
बुरी हालत है। और हर मानना है, सारा कमेंटेटर आज जमाने के अखबार पढ़ लीजिए, सब कह रहा है कि ये सबसे लोवेस्ट ऐप पर है। इनकी जो पॉपुलैरिटी है वो जमीन पर गिर गई है, जमीन पर गिर गई है। और क्या होता है, मई के अंदर चुनाव होने हैं, सब जानते हैं मोदी जी इस बार जीतने नहीं जा रहे हैं, और पुलवामा हो जाता है। फिर इस्लामिस्ट, ये क्रिमिनल आतंकवादी जिनको जो ये कहते हैं कि वो खुदा के रास्ते पर हैं, अगर सचमुच में उनका कोई खुदा है तो इनको पकड़कर तमाचा मारकर बताए कि तुम्हारा मेरे से कोई लेना देना नहीं है। तो ये हो गया दूसरा उदाहरण। बिल्कुल। और ये कल का तीसरा उदाहरण। जी। यानी सुप्रीम कोर्ट ने मोदी सरकार को नंगा कर दिया है लोगों के सामने। सुप्रीम कोर्ट ने एक मामले में नहीं, कई मामलों के अंदर मोदी जी विदेशी भागते घूम रहे हैं, कोई मोदी जी कुछ बोल नहीं रहे हैं। हाँ जी, बोलती बंद है अमित शाह की, और उसी वक्त के अंदर ये पहलगाम हो जाता है। अब आप देखिए किस पर बहस हो रही है। क्या वक्फ बिल पर जो इस देश को बांटने की कोशिश कर रहा है उस पर कोई बहस हो रही है? बिल्कुल बहस नहीं हो रही, सब कुछ खत्म हो गया। और यानी पाकिस्तानी जो इस्लामिस्ट आतंकवादी हैं, जो सऊदी अरब से फंडिड हैं, जो कतर से फंडिड हैं, जो कुवैत से फंडिड हैं, वो सारे के सारे आरएसएस के पेरोल पर हैं। चाहे कोई लिखित समझौता ना हो, लेकिन ये मोदी सरकार जब भी मुश्किल के अंदर फंसती है, ये वहां पर आ जाते हैं। और ये लोग जो हैं ये इस्लाम को शर्मसार कर रहे हैं। और इस्लाम को शर्मसार करने का क्या है कि वो तो फिलिस्तीन के अंदर जो कुछ कर रहे हैं ये सारे के सारे, सऊदी अरब, कतर, कुवैत, ये सारा जो कर रहे हैं, यूएई जो कुछ कर रहे हैं वो कुछ कम है। और एक बात और काजमी साहब, मैं जो आखिरी बात जो मैं करना चाह रहा था, हथियारों की सौदागरी हो रही है। मैं उसी पर आने वाला था कि क्या भारत जिस तरह से इजराइल को हथियार इस जंग के दौरान देता रहा है, क्या उसका भी कहीं कोई ताल्लुक है? क्योंकि देखिए, कश्मीर में बहुत से वो तरीके अपनाए गए जो इजरायली हुकूमत फिलिस्तीनियों के साथ करती है। मिसाल के तौर पर वो जो रबर बुलेट का कॉन्सेप्ट आया, वो वहां से आया, और गिरफ्तार करने का कॉन्सेप्ट वहां से आया। मैं जरा याद दिला दूं कि इजराइल में फिलिस्तीनियों को गिरफ्तार करने के लिए खुद इजरायली फौज के सिक्योरिटी के लोग फिलिस्तीनी लिबास पहन करके, अपने आप को जाहिर करके, प्रोटेस्ट इजराइल के खिलाफ जो लोग खड़े होते हैं उनमें मिक्स हो जाते हैं, और जहां के जिसको एक्टिव देखते हैं फौरन उसे पकड़ के और उसके साथी आ जाते हैं। बिल्कुल ये यहां भी हो रहा है। तो इजराइल से बहुत कुछ भारत की सरकार सीख रही है। जीप में आगे कश्मीरी को बांध कर आगे चलाना, जब आप फिलिस्तीन की बस्ती को खत्म करने जा रहे हैं, आगे और फिलिस्तीनी औरतों को रखना, बच्चों को रखना, ये खेल तो वहीं से सीखा। वहीं से सीखा। मैं काजमी जी एक बात कह रहा हूं। हाँ। ये एक लेख है, ये बहुत बड़ा अखबार है, हेरिट्स इजराइल का। हाँ। और मैं अपने दोस्तों को बताना चाहता हूं कि ये मीडिया स्टार वर्ल्ड ने इसका लेख पढ़ने के लिए पैसे खर्च होते हैं। जी बिल्कुल। $120 देना होता है साल का, उसको पढ़ने के लिए ये किया गया है। ये गोवा में एक बहुत जबरदस्त लड़ाकू है ज़ायनिज्म के खिलाफ, साथी रंजन सोलोमन, ये डाउनलोड करके भेजा है। ये इजरायली डिफेंस भारत की डिफेंस इंडस्ट्री पर टिका है। और ये इजराइल का बड़ा अखबार लिख करके सारे सबूत दे रहा है कि भारत और इजराइल के बीच में डिफेंस अंडरस्टैंडिंग किस लेवल की है, और जो कुछ इजराइल कर रहा है उसमें भारत इन्वॉल्व है, और जो कुछ भारत कर रहा है उसमें इजराइल इन्वॉल्व है। तकरीबन यही बात कही जाएगी। अमेरिका इंग्लैंड ने काफी हथियारों पर प्रतिबंध लगा दिया है, क्योंकि उनको इजराइल की आर्थिक जो स्थिति है उस पर यकीन नहीं है। पैसा देंगे, पैसा देते थे वो फ्री में, वो जो देते थे वो पैसा, लेकिन इजराइल की अभी हालत नहीं है पैसा देने की। भारत लगा रहा है पैसा वहां पर। ये मैं नहीं कह रहा हूं जनाब, ये ऑडिट यारोन बड़े जर्नलिस्ट हैं। और उससे पहले एक बार हमने बड़ा डिटेल बात कर चुके हैं हम लोग, अगर साथियों को याद होगा, और आप अगर उसका कोई प्ले लिस्ट है तो वो भी लगा सकते हैं। इजरायली एम्बेसडर है इंडिया का, रियोवेन अजर, उसने 2 महीने पहले इंटरव्यू में कहा था कि भारत की जो डिफेंस इंडस्ट्री है उसमें हमारे कारखाने हैं
हमारे साझेदारी के कारखाने हैं और हमारे कारखानामी है जिसमें हम चला रहे हैं, लेकिन उसकी मिल्कियत किसी भारतीय के पास है। ये अंबानी अडानी किस तरह से इजराइल को सपोर्ट कर रहे हैं। यानी यहाँ भारत में इजराइल अपने पैर पूरी तरह से जमा चुका है और वो यहाँ के फैक्ट्रियों में, डिफेंस इंडस्ट्री में न सिर्फ इन्वेस्टमेंट बल्कि कुछ खुल करके कुछ छुपा करके वो कर रहा है। तो ये यानी भारत के बॉर्डर को सिक्योर करने की जिम्मेदारी छोड़ दी है मोदी ने। 3 लोग आए हैं, ये कहां से चलकर कहां पर आ गए। आप ये बोलेंगे पाकिस्तान ने कराया, अरे तुम्हारे पास तो दुनिया की सबसे बड़ा मिलिट्री जोन है कश्मीर, और तुम कहते हो नॉर्मल हो गया। तो इसका मतलब है आप ना अहल हैं, आप इनकेपेबल हैं भारत की। आप इजराइल की फिलिस्तीन को खत्म करने के लिए आप लगे हुए हथियार दे रहे हैं। जी। आप भारत की सीमाओं की आपने चिंता छोड़ दी है। बहुत ही मकरूह चेहरा है जालिमों का और उनको पहचानते रहना बहुत जरूरी है। देखिए, ये बहुत ही बुनियादी बात है कि हम जो सही ग्राउंड की हकीकत है उसको हम उसी पर्सपेक्टिव में समझें। हमारी पूरी कोशिश ये रहती है कि आपको वो पर्सपेक्टिव आप तक पहुंचाएं। आपका शमसुल इस्लाम साहब, आप ने बहुत सी तैयारी की थी, कोई नतीजे के तौर पर कोई बात अगर आप कहना चाहें आज एक पहलगाम वाले वाकयात को भी और इजरायली कनेक्शन को भी, आप अगर और यानी कंक्लूड करते। ये सारे मिलकर, इस्लामिस्ट और ये हिंदुत्ववादी मिलकर इस देश में कोई भी रोटी रोजी की लड़ाई नहीं होने देना चाहते हैं। मई के अंदर एक सारे देश के जो डेमोक्रेट लोग हैं, लिबरल लोग हैं, और जिसमें 90% हिंदू हैं, वो एक मिलने का प्लान कर रहे थे। लेकिन इन सब हालात के चलते किस तरह से वो लड़ाई जो है वो खत्म हो जाती। आज इस सब के रहते ट्रेड यूनियन की लड़ाई कौन लड़ेगा, डीए की लड़ाई कौन लड़ेगा, महंगाई के खिलाफ लड़ाई कौन लड़ेगा? क्योंकि मुसलमानों ने मारा है, मुसलमानों ने बचाया है, वो सब भूल जाएंगे। ये मोदी सरकार और अमित शाह की नाअहली, इनकेपेबिलिटी और उनके घटियापन की वजह से हुआ है। ये जनरल मुनीर जो बोल रहा है वही तो आरएसएस वाले बोलते हैं, वही तो अमित शाह बोलता है, वही तो मोदी बोलता है। तो हमारी रोटी रोजी की लड़ाई तो गई ना, नौकरियों की लड़ाई तो गई। यानी पहलगाम के वाकये को आरएसएस और पाकिस्तान दोनों की एक तरह से मिली भगत का नतीजा, या मिलकर के एक तरफ बढ़ने का नतीजा, 2 स्टेट थ्योरी को, यानी 2 स्टेट भारत और पाकिस्तान जो बटे थे वो इसको भी, ये भी यही कहते हैं। और आज भारत में जो पाकिस्तान मुनीर जो कह रहे हैं उसने ट्रांसलेशन कर दिया है सावरकर और गोलवलकर की किताबों से। ट्रांसलेशन बिल्कुल, यानी बिल्कुल एक जैसे अल्फाज इस्तेमाल किए जा रहे हैं। जैसा कि मैं कभी कभी अरब मुल्कों के बारे में कहता हूं, उनके स्टेटमेंट्स के बारे में, कि ऐसा लगता है कि कॉमा और फुल स्टॉप भी चेंज नहीं होता। अमेरिका से स्क्रिप्ट आता और ये बयान दे देते हैं। क्या ऐसा है कि आरएसएस ही पाकिस्तान में बयानात भी लिख के भेज देती हो, या उस रास्ते पर बोलने के लिए कहीं वॉशिंगटन कोऑर्डिनेट करता हो? ये सारे ऐसी चीजें हैं जिनके सबूत नहीं दिए जा सकते। लेकिन जब एक ही तरह की रफ्तार होती है तो ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं तालमेल, जो फिलॉसफी जो है, फिलॉसफी दोनों की एक ही रास्ते पर लेकर जाती है। जी। देखिए ना, भारत सरकार लड़ सकती है इस्लामिस्ट से जब उससे अलग एक डेमोक्रेटिक, भारत के संविधान का जो फिलॉसफी है उसको लागू करने वाला वो अपनाएगा, रास्ता अपनाएगा। जब वो यहाँ हिंदू मुसलमान सिखों को बांटेगा, बौद्धों के अभी मंदिर गिराएगा, जैनियों के मंदिर गिराएगा और बोलेगा कि इस्लामी जो है वो कर रहे हैं, तो वो तो आप खुद ही कर रहे हैं वहां पर। आपके रहते हुए बाहर के दुश्मन की जरूरत नहीं है, लेकिन ये तो बाहर के दुश्मन आके सीधा आपकी मदद ही कर रहे हैं। जी। वैसे तो वो ना भी आते तब भी आप तोड़ ही रहे थे देश को। बिल्कुल उसी देश को तोड़ने के प्रोसेस को आगे बढ़ाने के लिए ये वाकयात बहरहाल हो रहे हैं। हमें उम्मीद है कि ऐसा ना हो और देश में हालात बेहतर हो जाएं। सब बहरहाल इसी इंतजार में हैं लोग कि किसी तरह से नफरत का जो सिलसिला है वो कम हो और ये आतंकवादी सिलसिले कम हो। ये लेकिन तभी हो सकते हैं जब इजराइल, सऊदी अरब, आरएसएस, पाकिस्तान, ये सब जो एक रास्ते पर चल रहे हैं उस पर ना चलें। जी, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? जी, मैं ये कि हमने एक होकर रहना है, और ब्रिजमोहन की 2 लाइनें शायद पहले भी
सुनाई होंगी, गाई होंगी। जी जी जी। चले चलो दिलों में घाव लेके भी चले चलो, चलो लहू लोहान पांव लेके भी चले चलो, चलो कि आज साथ साथ चलने की जरूरतें, चलो कि खत्म हो न जाए जिंदगी की हसरतें, चलो कि खत्म हो न जाए जिंदगी की हसरतें। हिंदुत्ववादी राजनीति और इस्लामवादी राजनीति दोनों दुनिया को तबाह करने पर लगे, पाकिस्तान तबाह कर दिया, भारत को तबाह करने पर लगे। इनको हमको कामयाब नहीं होने देना है। बहुत शुक्रिया। बेशक बेशक, बहुत बहुत शुक्रिया शमसुल इस्लाम साहब, आपने हमें वक्त दिया और बहुत ही अच्छे कंक्लूजन पर आपने कहा कि हमें चलते रहना है। जख्म को जख्म के होते हुए भी भूलना तो बहुत मुश्किल है, लेकिन बहरहाल जिंदगी भी चलनी है, देश को भी आगे बढ़ना है। नफरत को कम करने के लिए हम जो कुछ कर सकें वो हम जरूर करें। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद, शुक्रिया। जय भारत, जय हिंद। मीडिया स्टार वर्ल्ड के और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और सीधे नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं। और अगर हमारी खबर सच्ची और अच्छी लगे तो अपने व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर अकाउंट पर जरूर शेयर करें।